नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसला में, और मसले में आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई बुधवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी और इस दौरान अभय चौटाला ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अभय चौटाला ने यह कहा कि सरकार ने 7 सालों में कोई भी कठोर कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ नहीं की है और कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, विधानसभा की कार्रवाई में लगातार सवाल और जवाब का दौर शुरू हो गया। दूसरे दिन की कार्रवाई में सड़क गड्ढे, पशुओं में लंपी बीमारी के साथ साथ अवैध कॉलोनियों के मुद्दे के ऊपर खूब जोरदार चर्चा हुई है। और दूसरा दिन कैसा रहा और किन मुद्दों को लेकर सवाल जवाब हुए, इस खास रिपोर्ट से समझिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन रहा। दोपहर 2 बजे से सदन की कार्रवाई को शुरू किया गया। इस दौरान अभय चौटाला ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। अभय ने यह कहा कि सरकार ने 7 सालों में कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की। हालांकि अभय चौटाला ने सदन के अंदर सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने पर विधानसभा के अध्यक्ष के समक्ष ऐतराज भी जताया। अभय ने कहा कि जब मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछूंगा तो मंत्री जवाब देंगे, इसके बाद क्या मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछ सकता? इस पर स्पीकर ने मना कर दिया। इस पर अभय चौटाला ने कहा कि ये नई परंपरा शुरू हुई है जो गलत है। इसके बाद रोहतक से विधायक बीबी बत्रा ने भी नूह में अवैध खनन के मामले को उठाया, जिसके बाद खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जवाब दिया कि खनन बंद पड़ा है, हमने टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है और अवैध खनन की छिटपुट घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। खनन मंत्री ने वर्ष 2009 के अंदर कांग्रेस सरकार के समय पर एफआईआर और खनन की रिकवरी पर आंकड़ा पेश किया तो विपक्ष ने विरोध जताना शुरू कर दिया। मंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय में 7 साल के अंदर 31 करोड़ रुपए वसूलने की बात कही, जिसके बाद सीएम ने आगे ये भी कहा कि ये विधानसभा की चर्चा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जब भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो इसकी तुलना की जाती है। मानसून सत्र के दूसरे दिन की अहम बातें। अवैध रजिस्ट्री को लेकर सरकार है सख्त, सीएम मनोहर लाल ने कहा। डॉक्टरों की कमी का उठा मुद्दा। फरीदाबाद नगर निगम घोटाले का मुद्दा उठा। भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, सीएम मनोहर लाल ने कहा। 5, 6, 7 नवंबर को होगी सीटीईटी की परीक्षा। इसके बाद जैसे जैसे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती गई, चर्चा का दौर तेज होता गया तो दूसरे दिन मानसून सत्र में बारिश के दौरान लोगों को हो रही परेशानी पर भी चर्चा की गई, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधायकों ने गड्ढों में जाकर बारिश होते हुए फोटो खिंचवाई है, अगली बार फोटो दुरुस्त कर लेकर आए। गीता भुक्कल ने इसके ऊपर कहा कि गड्ढों में जाकर क्या, गड्ढों के अंदर ही सड़क नजर आ रही है। मैं तो आज भी गड्ढों की ही बात करने आई हूँ, मैंने सदन को कोई गलत जानकारी नहीं दी। हमारी सड़कें आज भी खराब है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हमारी सड़कें बनवा दी जाएं। तो वहीं पर लैंड एक्वाइजेशन को लेकर डिप्टी सीएम और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में भिड़ते हुए नजर आए। डिप्टी सीएम ने कहा कि आप लोग जमीन उपलब्ध करवा दें। इस पर विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह काम सरकार का है, लैंड एक्वाइजिशन की पॉलिसी है, सरकार को लैंड देनी चाहिए। विधायक की जमीन कहां से लेकर आएगा? अगर विधायक ही जमीन देगा तो फिर सरकार क्या करेगी? तो वहीं पर इसके जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस जमीन अधिग्रहण नहीं करने देती और कांग्रेस अपने क्षेत्र में जाकर इसके ऊपर राजनीति करती है। जो प्रोसीडिंग्स है उसको कंप्लीट कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। तो 16 से पहले जो एक्विजिशन की आगे की प्रोविजंस है उसको हम टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर बिल्कुल सरकार विचार कर रही है कि उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान बनाया जाए। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय जो एक्विजिशन रेट वहां पर था कांग्रेस के शासन में 2011 में, और जिस तरीके से एक्विजिशन करेगी वो हैपहैज़र्ड वे में थी, और बिल्कुल उसका आज के करंट मार्केट रेट में बहुत बड़ा अंतर है। तो जरूर मेरी और माननीय मुख्यमंत्री की भी इस पे कई बार चर्चा हुई, और मैं चाहूंगा कि एक ओएसटी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनाउंस भी कर दे। अब देखना होगा कि सदन की कार्रवाई पूरी होते होते किन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आते हैं
और सदन की कार्रवाई से जनता और जनता की समस्या का हल कितना होता हुआ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। बिल्कुल, सदन की कार्रवाई जो है वो अब स्थगित कर दी गई है और 2 दिन आखिर कैसे बीते और आगे क्या कुछ रणनीति होगी पक्ष और विपक्ष की, इसको लेकर बात की जाएगी। हमारे पैनलिस्ट जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बजरंग दास गर्ग साहब प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है हर खबर के ऊपर। और मेरा पहला सवाल डीपी कौशिक जी आपसे रहेगा, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं चाहूंगा कि सीधा जवाब आप दें कि 2 दिन की कार्रवाई कैसे देखते हैं और विपक्ष जिस तरह की सवाल जवाब करता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, जैसे जो विपक्ष ने सवाल किए, हमारी सरकार ने जवाब दिया, उनको अच्छे जवाब देकर उनको सेटिस्फाई करने की भी कोशिश की गई है। विपक्ष की अपनी भूमिका निभाता है, उसको मुझे लगता है कि सेटिस्फाई होने में टाइम तो लगता ही है। पर जो काम हम लोगों ने किए हैं उनके हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में बात रखी गई, सारी जितने भी जवाब किए उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, जो सवाल जिनके द्वारा किए गए सबको उनको जवाब मिला है। और मुझे लगा सरकार एक अच्छा सफर चलने वाला है। तो विपक्ष अगर इसको अच्छे तरीके से ले तो मैं उम्मीद करता हूँ, इनको सराहना भी करता हूँ सदन की कार्रवाई करने में। लेकिन कौशिक जी, साथ ही साथ अवैध खनन को लेकर जो विपक्ष है वो काफी ज्यादा जो है सवाल पूछता हुआ नजर आया और कार्रवाई में जो बाधा है वो बनता हुआ नजर आया। अवैध खनन, आपने कोई भी कठोर काम जो है जमीनी स्तर पर नहीं करा, कठोर कार्रवाई जो है जमीनी स्तर पर नहीं की है, विपक्ष इस तरह का आरोप जो है वो लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं बताऊं आपको कि घटनाएं जरूर घटी हैं खनन मामले में, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की है। अभी जो मेजर जो मुद्दा उठा था माननीय डीएसपी सुरेंद्र जी के, तुरंत सरकार ने कार्रवाई करते हुए बजरंग गर्ग साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास एक एक करके, जो भी दोषी थे उन पर कार्रवाई करने का सरकार ने काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री ने भी इस पर दुख, पूरे प्रदेश सरकार ने दुख जताया है और ये भी बात बताया कि आने वाले टाइम में इस तरह घटनाएं ना हो, जिसके लिए एक कठोर कदम भी उठाए गए हैं। और सरकार, देखिए, खनन एक ऐसा है कि पहले इस पे लगाम लगाई जरूर है और आगे भी दायित्व सरकार रहेगी। अपराधी की छवि इसको एकदम से मुझे लगता है कि ठीक नहीं किया जा सकता, उनको भी अपनी इमेज को बदलना होगा और सरकार देखिए अपने एंड पे बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए, बजरंग दास गर्ग साहब भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, कैसे देखते हैं 2 दिन की कार्रवाई और विपक्ष जो है वो काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें अवैध खनन जो है वो एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मिर्जा जी, सारा देश जानता है कि आज हरियाणा के अंदर खनन माफिया पूरी तरह से पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर हावी है। खुलेआम मतलब पहाड़ की खुदाई की जा रही है, अवैध खुदाई चल रही है और सैकड़ों हजारों ट्रक अवैध पत्थरों के, रेती के, बजरी के हरियाणा में निकल रहे, इसमें कोई दो राय। और यहाँ तक कि ना तो वो पुलिस की परवाह करते, ना सरकार की परवाह करते, ना खनन विभाग की परवाह करते। आज मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये सिर्फ खनन माफिया, अकेला खनन माफिया मामला नहीं है। इसके अंदर सीधे तौर पर सरकार के प्रभावशाली लोगों का हाथ है, उनकी मिली भक्ति कारण अवैध खनन हो रहा है, अरबों रुपया घोटाला। लेकिन बजरंग दास गर्ग साहब, सरकार साफ तौर पर कह रही है कि छुटपुट घटनाएं जो है अवैध खनन की होती हुई नजर आ रही है। उससे पहले हमने तमाम जो बड़े वारदातें अवैध खनन की होती थी और जो बड़े लेवल पे अवैध खनन होता था, अब वो कम लेवल पे होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये आपके सामने ही है मिर्जा जी, टीबी गार्डन के अंदर कुछ दिन पहले अवैध खनन की खुदाई के कारण पहाड़ जो नीचे से खोदा गया, उसके कारण पहाड़ गिरने से कई मजदूर मर गए। आज तक जो खनन माफिया वो कुछ नहीं मिल रहा, आपके सामने है। एसडीएम ने रिपोर्ट दे दी, कमेटी बनाई,
एसडीएम ने रिपोर्ट दे दी भी हाँ अवैध खनन हुआ, जितना खनन का ठेका पहाड़ का दिया उससे ज्यादा 20 फुट 25 फुट नीचे खुदाई करके पहाड़ खोदा गया, पत्थर निकाले गए, जिसके कारण पहाड़ सरक गया और उसके अंदर मजदूर दबके मजदूर की मृत्यु हो चुकी। तो ये रिपोर्ट आने के बावजूद भी मगर कार्रवाई करने के बजाय सरकार ने उस एसडीएम की ही बदली कर दी, उसको खुदे लाइन लगा दिया जिसने रिपोर्ट दी। ये आपके सामने है। इस राज्य के अंदर जब पुलिस के उच्च अधिकारी वही सुरक्षित नहीं और जब जनप्रतिनिधि विधायक की सुरक्षित नहीं, बिल्कुल आम जनता की सुरक्षा सरकार कैसे कर पाएगी? चलिए इसको लेकर आगे बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन के अंदर कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आई। उसमें अवैध खनन भी है, कानून व्यवस्था को लेकर भी बात होती हुई नजर आई, विश्वविद्यालयों को लेकर बात होती हुई नजर आई, पैरामेडिकल फोर्स को लेकर बात होती हुई नजर आई। सबको हल्के हल्के छूते हुए नजर आएंगे और हर एक मुद्दे को लेकर बात की जाएगी। ओंकार सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं सर 2 दिन की कार्रवाई, अवैध खनन ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर कानून व्यवस्था? मौजूदा सरकार की स्थिति है, ये प्रत्येक मामले में प्रत्येक हर तरीके से फेल नजर आ रही है। आप अवैध खनन का मामला ले लीजिए, नशे का ले लीजिए, अपराध की प्रवृत्ति देख लीजिए। प्रदेश में अपराध की स्थिति क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। जो कल मुख्य मुद्दा था, आज अवैध खनन की स्थिति देख लीजिए। और मेरे भाई कह रहे कि छुटपुट घटनाएं होती हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी के शहीद होना और भी मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के लेडी महिला आई थी जी। आवाज को दुरुस्त करवाते हैं, आवाज को दुरुस्त करवाते हैं, आवाज में इको हो रहा है, उसको पीसीआर से कहूंगा कि वो दुरुस्त करें। ओकार जी आप अपनी बात करें। मेरी आवाज आ रही है जी? जी आपकी आवाज जा रही है। जी मैं बताना चाहता हूँ, हमारे अम्बाला जिले में नारायणगढ़ हल्का जहाँ से अवैध खनन होता है और वहाँ पे कौन सा बीजेपी का नेता उसमें प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। अवैध खनन बिना सरकार के, बिना नेताओं के, प्रशासनिक अधिकारियों के हो ही नहीं सकता। आप ये सोचिए, एक छोटी सी नशे की खेप ये पकड़ सकते हैं, इतने बड़े बड़े डंपर बिना किसी की इजाजत के निकल सकती है। लेकिन बात की जाए अवैध खनन को लेकर, तो जो पहले अवैध खनन होता था, क्या जो सरकार दावा कर रही है, जो पहले की सरकारें अवैध खनन के वक्त जो है कार्रवाई किया करती थी, उससे बड़े पैमाने पर इस बार सरकारें कार्रवाई करती हुई नजर आ रही हैं। जो दोषी हैं उनको सजा दी जा रही है, उनको जेल के अंदर भेजा जा रहा है। बहुत तो अफसोस की बात है, आज 8 साल हो गए देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। कि जब भी कोई बात होती है उसको भूतकाल में ले जाते हैं, पूर्व की सरकारों से तुलना करने लग जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पूर्व की सरकार कामयाब होती, उसमें कमियां ना होती, तो जनता इनको क्यों सिलेक्ट करती? जनता ने इनको इसीलिए तो सिलेक्ट किया, इसीलिए तो वोट डाली कि ये जो पूर्व की सरकार की कमियां वो दूर करें। अभी अगर पूर्व की सरकार से अपनी तुलना नहीं करते रहेंगे तो मेरी बात याद रखना, 2024 में दूसरा व्यक्ति इनकी तुलना करेगा। तो समय दूर नहीं है। और जहां तक अपराधीकरण और गैर खनन और नशे के व्यापार का बात है, आज मैं नशे की बात अगर करूं तो पहले उड़ता पंजाब की बात करते थे, आज उड़ता हरियाणा की बात हो रही है। जो भी जिले सरहद के साथ लगते नजर आते हैं, उन सब जिलों में अवैध व्यापार जो नशे का बहुत ही फल फूल रहा है। और इस व्यापार में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो अवैध शराब की बिक्री का है। बिल्कुल, अवैध शराब की बिक्री को किस तरह से रोका जाए, डीपी कौशिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इनसे इसका जवाब ले लेते हैं। कौशिक साहब, अगर बात की जाए, बंद नहीं होंगे, नशे के कारोबार पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। चलिए मैं आपके कोई भी मामला देख लीजिए, 2 दिन हो गए लगातार सदन चलते हुए, समय 3 दिन का। पहले दिन कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी, आज भी कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं नजर आई। वैसे तो मेरे हिसाब से सदन का कार्यकाल 7 दिन तो कम से कम होना चाहिए, ताकि जनता को पता लगे कि उनके सरकार के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और विपक्षी दल के नेता, विपक्षी दल के विधायक उनकी आवाज। चलिए ओकार जी, मैं आपके पास आऊंगा। डीपी कौशिक साहब, अगर बात की जाए अवैध खनन के साथ साथ नशे को लेकर भी, जो अवैध नशा जो है, अवैध शराब जो है, वो हरियाणा के ऊपर एक बड़े पैमाने पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा इनेलो और विपक्ष जो है वो तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं,
क्या सरकार ने वो तमाम प्रक्रियाएं, वो तमाम ढांचे जो हैं जमीनी स्तर पर उतार दिए हैं जिसको लेकर आगे इस तरह की कार्रवाई की जाएगी जिससे नशा, अवैध खनन और तमाम कानून व्यवस्था के जो मुद्दे हैं वो दुरुस्त होते हुए हरियाणा में नजर आए? लेवल पर चाहिए खनन माफिया का सवाल हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे अवैध शराब का मामला हो, हाँ। जिसमें बहुत सरकार चिंतित है और गहरे मंथन करके इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी अपराधी हैं इस टाइप को उनके जड़ से खत्म करने का सरकार काम कर रही है। और मुझे लगता है कि विपक्ष को शांति रखनी चाहिए कि आने वाले टाइम में, मैं कहता हूँ हमारा टाइम पीरियड है अभी और हम बहुत जल्दी इन सब चीजों को ऊपर लगाम लगाएंगे और हरियाणा को एक भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त और जो भी चीजें हैं कानून व्यवस्था जो मुद्दे उठाए हैं उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार कार्रवाई करेगी तो एक अच्छा। डीपी कौशिक साहब, आपकी भी आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको दुरुस्त करवाते हैं फिर उसके पास आते हैं। बजरंग दास गर्ग साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, पहले दिन की जब कार्रवाई हुई तो आप सदन से वॉकआउट करते हुए नजर आए, सीधा मैसेज क्या जनता के बीच में नहीं जा रहा कि सदन के अंदर भी जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुख्य विपक्ष है, वो सवाल उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा और सड़कों के ऊपर भी जो कांग्रेस पार्टी है, जो मुख्य विपक्ष है, वो नदारद दिखाई दे रहा है? देखिए मिर्जा जी, हमने अनेकों सवाल प्रश्न लगाए हमने विधानसभा में और मुख्य मुद्दा लाइन ऑर्डर का था, महंगाई बेरोजगारी का था, विकास का था और खनन का था, अनेकों मुद्दे लगाए। कल जो बहस करने की बात आई लाइन ऑर्डर के ऊपर, तो क्या था उस समय ना तो विपक्ष को बोलने दिया जा रहा था, अभय सिंह चौटाला जी भी बोल रहे थे, उनको भी रोका जा रहा था और मंत्री जो था गृह मंत्री अपनी अपनी बात कह रहे। आंकड़े का जो जाल था वो बुनाया जा रहा, पीछे ये हो गया, हमने ये कर दिया। अरे उनसे ये पूछा गया कि आप लाइन ऑर्डर की स्थिति में जो खराब हो रही है प्रदेश के अंदर, आज प्रदेश का व्यापारी व आम जनता जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है, हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि सरकार के अंदर विधायक सुरक्षित नहीं है, आपने क्या कदम उठाए? लेकिन विधायक सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर टीम का गठन किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई और साथ ही साथ डीएसपी के मामले में भी गिरफ्तारियां की गई हैं। मैंने पूरी विधानसभा की कार्रवाई कल की मैंने देखी थी लाइन ऑर्डर के ऊपर, कल भी मेरी काफी देर डिबेट चली इसके ऊपर। मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार क्या है, सरकार अपनी जो गलतियां हैं, अपनी कमियों को पिछली सरकारों के ऊपर घेरना चाहती है। इनका जवाब ये होना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, हम अपराधियों को पकड़ने के लिए पकड़े गए, बजरंग जी पकड़े गए हैं, ठीक करेंगे। आपकी तरह नहीं है कि वहां FIR दर्ज नहीं होती थी। डीपी कौशिक जी, आप इसका जवाब देना चाह रहे हैं? मेरा वही सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ अवैध खनन के साथ साथ जो अवैध शराब है वो भी एक हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। ओंकार जी का जिस तरह से साफ तौर पर कहना था एक बार पंजाब में ये होता था कि उड़ता पंजाब, क्या वो तस्वीर अब हरियाणा में आने वाले दिनों में दिखाई देगी? देखिए मेरा जी, बिल्कुल भी इस चीज के आप निश्चित रहिए, हरियाणा को हम पंजाब नहीं बनने देंगे। हरियाणा के अंदर जो हमारी सरकार है वो जैसे मानिए अब हमारे बजरंग जी कह रहे थे जान माल का नुकसान कि सबको करवा, जान माल की अगर चिंता है तो सिर्फ विपक्ष को चिंता है। जिन इन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार अपने टाइम की सरकार में जो किया है, इनकी चिंता सरकार पीछे रही है 2004 से 2014 के टाइम पे दोनों सरकारों में जितना भ्रष्टाचार है उनको चिंता है और वो करनी भी चाहिए चिंता, क्योंकि उनका एक एक पैसा जनता की कमाई का पैसा तो उनके पास में है, वो सरकार वापस लाने का काम करेगी, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। और हमारी सरकार जो आपका वहां देखिए कि जो चीजें जो मुद्दे उठाए विपक्ष ने, हम उन पे कार्रवाई करते हैं, उस पर काम करते हैं। और ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस तरह की अवैध खनन के मामले हो, चाहे हमारे शराब का मामला हो, मुद्दे काफी ज्यादा सरकार उस पर बिल्कुल कार्रवाई कर रही है और एक एक भ्रष्टाचारी, एक एक अपराधी को देखिए उठा के जेल में डालने का सरकार काम करेगी। तो मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक एक करके बजरंग दास साहब, डीपी कौशिक साहब, आपकी आवाज जो है मर्ज हो रही है, साफ तौर पर दर्शकों तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है। आप दोनों के पास मैं लौटूंगा। ओंकार साहब, बजरंग दास साहब, आपकी और डीपी कौशिक साहब की आवाज जो है मर्ज हो रही है, एक एक करके अपनी बात रखिए। ओंकार साहब से अगर बात की जाए कार्रवाई को लेकर, आ रहा हूँ बजरंग दास साहब, गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूँ।
बजरंग जहाज जी को बौखलाए हुए हैं, उनको चिंता है अभी कभी यहाँ पे हरियाणा के अंदर भी ईडी के छापे ना पड़ने शुरू हो जाए। एक एक करके थोड़ा सा भी हरियाणा में बारिश होने पर पूरा हरियाणा जलमग्न हो जाता है, सड़कों पे 2-2, 4-4, बजरंग जी 5-5 चिंता मत कीजिए आप। एक करके ओंकार साहब, अगर बात की जाए सदन की कार्रवाई को लेकर, तो इनेलो पार्टी होने के नाते कैसे देखते हैं, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने भी अवैध खनन का जो मुद्दा है वो काफी जोर शोर से उठाया और साफ तौर पर कहा कि एक बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर ये बनता हुआ नजर आ रहा है और अवैध खनन हरियाणा के अंदर बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं देखिए, अभी आपने देखा होगा सरकार ने जैसे डीएसपी के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए और सारे मेवात के अंदर जहां खनन माफिया बैठा हुआ है, एक एक आदमी पे कार्रवाई करने का काम किया सरकार ने और एक एक को घर से निकाल के आइडेंटिफाई करके जिन्होंने अपराध किए और जो अपराधी हैं सबको जेल में डालने का काम सरकार ने किया है। और किसी को भी सरकार इस मामले के अंदर कभी भी कोताही बरतने का काम नहीं करने देगी, चाहे कौन सा विभाग हो, चाहे हमारा डिपार्टमेंट पुलिस का हो, जो परिवहन का डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, और सभी डिपार्टमेंटों ने इस मामले के बाद में तुरंत कार्रवाई की है, हर विभाग ने कार्रवाई की है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर डीपी कौशिक साहब ये बनता है कि जब बड़ी घटना घटित होती है उसके बाद सरकारें कार्रवाई करती हुई नजर आती हैं। अगर ये डीएसपी वाला मामला अवैध खनन को लेकर नहीं घटित होता, क्या आपने ऐसा खाका तैयार किया था जिससे ये कहा जा सके कि अवैध खनन जो है वो आने वाले दिनों में रुकता हुआ नजर आता? की गई है, पहले भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, पर छोटी मोटी जो इस तरह की घटनाएं आपराधिक तौर पर जो होते हैं ना, अपराधी जो जिनकी मनसाई खराब हो जाती है, ये कोई सोच समझ के नहीं होता इस तरह के काम। ये सडनली कोई प्लान किया जाता है और इस तरह के अपराधी को सरकार ढूंढ कर उनको बाकायदा अच्छी एक सजा देने का काम करेगी ताकि आगे भविष्य में कोई इस तरह की काम ना किए जाए। चलिए ओंकार साहब से आपके पास आऊंगा। अगर बात की जाए इनेलो पार्टी को लेकर कार्रवाई कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2 दिन की कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और 3 दिन का महज ये पूरा सदन है, क्या कुछ मुद्दे हैं आपको जिसको लेकर आप चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो आवाज उठाए और सरकार उसका जवाब देती हुई नजर आए? जी, ये चर्चा कोई इतनी बढ़िया चर्चा नहीं हुई, 2 दिन बीत चुके हैं। बढ़िया से जैसे प्रदेश की समस्याएं हैं, आज की समस्या महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन समस्याओं के ऊपर कोई भी बढ़िया तरीके से सरकार ना तो जवाब दे पाई है, ना ही बढ़िया तरीके से इनको उठाया गया है। और मैं कहता हूँ ये सरकार को 8 साल हो चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जुमलों की सरकार बनकर रह गई है। आप जरा ध्यान दीजिए, 8 साल में हर साल ये एक नया जुमला लेकर आ जाते हैं, कभी बुलेट ट्रेन, कभी 15 लाख, कभी 2 करोड़ रोजगार, कभी नदियां जोड़ने की योजना और कभी गंगा साफ। अब ये खुद ही साफ होने वाले हैं। बात यह है कि इनका अपनी बात के ऊपर अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। ये जनता को हर एक मुद्दे पर बरगलाना चाहते हैं और वास्तव में ये प्रत्येक मोर्चे पर फेल है। लेकिन अगर बात की जाए, अगर जनता को बरगलाना चाहते हैं तो 2 बार जो है हरियाणा में सरकार बना चुके हैं, जनता तो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है ना। प्रशासनिक व्यवस्था ऑनलाइन करने के कारण आम जन दुविधा में है। परिवार पहचान पत्र इन्होंने बनाया, उसमें बिना बताए इन्होंने आमदन का कॉलम छोड़ दिया। उस आमदन के कॉलम में सीएससी सेंटर वालों ने अपने आप ही आमदन भर दी, क्योंकि गरीब व्यक्ति को तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत साजिश के तहत उस आमदन को आधार से लिंक कर उसको बेस बनाकर बुढ़ापा पेंशन काटने का काम किया। आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग इनसे दुखी है, ये समय काट रहे हैं। ये कहते हैं 8 वर्ष बीतने के बाद अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने डीपी भाई कौशिक से पूछना चाहता हूँ, आप कोई एक उपलब्धि बता दीजिए गारंटी से जो आपने 8 वर्ष में पूरी करी हो। आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आप भूतकाल में चले जाते हो, वर्तमान की बात करते हैं तो भूतकाल में चले जाते हो, भविष्य की बात करते हो तो आप गायब हो जाते हो। आपसे पहले तो नेहरू और गांधी का भूत ही नहीं उतरा था, अब अगर वो उतरा तो आप पूर्व की सरकारों से तुलना करने लग जाते हो। आज मुख्य मुद्दा प्रशासनिक गड़बड़ियों का है। ऑनलाइन व्यवस्था के कारण जनता को जितनी आधार कार्ड ठीक करवाने में, आय सर्टिफिकेट बनाने में, साफ तौर पर कहना है आधार कार्ड का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, अवैध खनन का मुद्दा हो, चिकित्सा का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे जो है वो बीते 8 साल में इतने बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए नजर आए हैं कि आप खुद दावा करते हैं जमीनी स्तर पर वो दावे पूरे नहीं होते। ओंकार जी, मुद्दे सिर्फ आपके लिए हैं, जनता के लिए नहीं। ओंकार जी, अब जवाब सुन लीजिए, लोगों ने काम किया और जनता को। ओंकार जी, अब जवाब सुन लीजिए, काफी आरोप जो है वो आपने लगा दिए, अब डीपी कौशिक जी उसका जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए।
मैं ओमकार जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। ओमकार जी जो आप मुद्दे बता रहे हो वो कोई मुद्दे नहीं है, जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जनता ने हमारे को 2 बार चुना और अब अगली बार भी हमें चुनेंगे। आप लोग कहाँ खड़े हैं? जनता का विश्वास आप लोगों ने कहाँ तोड़ा है, कहाँ आप लोगों ने घपले किए, वो जनता जानती है। मैं अपनी सरकार की बात करूं तो 2 बार का टाइम हमारी सरकार ने मिला और आने वाले टाइम में बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों में विश्वास लेकिन एक बुनियादी सवाल तो सड़क का भी बनता हुआ नजर आ रहा है ना, क्योंकि ये मानसून सत्र चल रहा है और बारिश जो है वो बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आ रही है। मानसून सत्र में पानी भरने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये हर एक जगह की हरियाणा की बनती हुई नजर आ रही है। दीपक कौशिक, शहरों में काम पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वहाँ पे काम चल रहा है। काम इसलिए चल रहा है कि कॉलोनियां ज्यादा बसती जा रही है या डेवलपमेंट होती जा रही है, वहाँ पे नई नई सोसाइटी जा रही है, उसकी वजह से ये सब दिक्कत आती है। और मैं कहता हूँ भविष्य में ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी। और सरकार देखिए, चाहे गुड़गांव का मेट्रो, चाहे फरीदाबाद का मेट्रो, चाहे किसी महानगर का उठा लीजिए, वहां पे सिर्फ व्यवस्था इसलिए बिगड़ी जाती है क्योंकि शहर की डेवलपमेंट ज्यादा होती है। और फिर हम लोग भी थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं इस चीज को, नहीं कि काम कचरा जो नालों में डाल दिया जाता है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमारी जनता को। मैं कहता हूँ फिर भी सरकार देखिए नालों की साफ सफाई कराते हुए और जहां जहां पानी का भराव है वहां पे उस पानी का इलाज, ट्यूबवेल लगाने का काम सरकार कर रही है। और इस मुद्दे पे तो मैं ये कहता हूँ कि भविष्य में शायद आने वाले इसी वक्त की बात कर रहा हूं मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में ये बातें उठाई। उन्होंने भी खुद कहा है कि भविष्य में ये सब चीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो मैं विपक्ष से ये कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखिए, आपको ये पब्लिक की चिंता हमारे को है, पब्लिक चिंता हमारे को है और हमारी सरकार कर रही है। आप लोग निश्चिंत बैठिए क्योंकि आपका जनता को विश्वास उठ चुका है। जनता आपको कभी भी, मान लीजिए गर्ग साहब हंस रहे हैं, मैं ओमकार जी को भी कह रहा हूँ, आप भविष्य में आप लोग सरकार से दूर रहेंगे और जनता हमारे साथ में, जनता का हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए, जनता फैसला करेगी, कुछ नहीं होने वाला। और जनता ने तो आपको इस बार भी अगर बात की जाए मुख्य विरोध होने के नाते कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, जो लोग कहते थे ब्याह खट्टर का, और क्या आपको लग रहा है कि वो आपकी गोदी में बैठ गए? मुद्दा इन 3 दिनों के अंदर उठना चाहिए था, क्योंकि एक दिन आपने सदन से वॉकआउट कर दिया और दूसरे दिन सदन की कार्रवाई हुई, कल का दिन बचा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप? बेजरा जी, कौशिक जी अच्छे प्रवक्ता है, अच्छा पक्ष सरकार का रखते हैं। पर मैं मेरे साथियों को बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार 2024 में फिर आई। मुंगेरी लेल के सपने, हसीन सपने देखना सबका अधिकार है। ये भी सपने देख सकते हैं। सपने पे सरकार ने भी कोई टैक्स नहीं लगाया और सरकार को पता लग जाए भी सपने पर भी टैक्स लग सकता है, तो हो सकता है मोदी साहब सबसे पहले सपने लेने वालों पर भी जीएसटी लगाकर छोड़ दे। और दूसरी बात, मेरे साथी ने कहा कि पानी का जो बर्बाद हो रहा है उसके लिए सरकार काम कर रही है। और इन्होंने कहा प्राइवेट कॉलोनी की बात नहीं है। मैं मेरे अजीज को बताना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर, शहर के अंदर ये सीवरेज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। ना तो पानी की निकासी है, ना उसकी सफाई है, ना जो पानी निकासी के कोई पंप लगाए हुए हैं, जिसके कारण शहर के चौकों के ऊपर पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि नए नए जो सेक्टर बने हैं उनके अंदर भी पानी है। हमारा कोई आलोचना करने की बात नहीं, मैं एक शहर का मतलब प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरी सरकार से अपील है भाई, जो पानी की निकासी का सिस्टम अच्छे ढंग से करे, और जो सिस्टम होता है निकासी का सिस्टम नहीं है, पंप सिस्टम लगाए। जो पता है अभी बरसात आनी है, उससे पहले जितने भी बरसाती नाले थे उसकी सफाई सुचारू रूप से होनी चाहिए थी, जगह जगह। अच्छा गर्ग साहब, एक और मुद्दा, यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो सदन के अंदर उठता हुआ नजर आया गर्ग साहब। और दूसरी बात, मिर्जा जी जहां मामला आया विकास का मामले को और याद दिला देता हूँ, आज जितने भी सरकारी स्कूल है उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। कई स्कूलों के लेंटर गिर चुके हैं, काफी स्कूलों की छतें चो रही है, और सरकार ने लगभग 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद भी करके बच्चों के जीवन के साथ
लेकिन खिलवाड़ गर्ग करने का बात साहब कर रही यूनिवर्सिटी है। का, जहां तक हाँ कि ये बिल्कुल, मैं सरकार यूनिवर्सिटी को लेकर एक विकास सवाल की आपको बात पूछना करी। चाह रहा हूं कि जो सरकार कह रही है कि निजी और सरकारी यूनिवर्सिटियां जो है वो हरियाणा में एक बड़े पैमाने पर रोती हुई नजर आ रही हैं, इस तर्क से तो मुतमईन है ना आप? देखिए मिर्जा जी, मैं यही पूछना चाहता हूं, एक भी यूनिवर्सिटी 8 साल के अंदर इस सरकार ने बनाई हो बता दो। जितनी भी यूनिवर्सिटियां बनी वो सब कांग्रेस की देन है। हाँ। हिसार के अंदर 3 यूनिवर्सिटी है, तीनों कांग्रेस की देन है। यहाँ तक कि आप देखो जगह जगह जो कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटियां बनी हैं, हॉस्पिटल बने हैं, इन्होंने तो भी मुरम्मत भी नहीं कर पाते। ये विकास का नाम लेते भी, हमने हासी बुरहान नहर जो हमने खुदवाई, उन्होंने उसके ऊपर मट्टी भी दबा दी। इनका हाल तो देख लो। ये कहते हैं ये क्या है, कांग्रेस ने जो योजना लागू करी, 3 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए चावल गरीबों को देने की योजना करी। 100 गज के मुफ्त प्लाट 3 लाख से ज्यादा लोगों को हमने दिए, और 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से, जिस महकमे का मैं चेयरमैन रहा, मैंने खुद 20 रुपए किलो दाल सप्लाई करने का काम किया। और यहाँ तक कि गरीबों के घर के अंदर फ्री पाइपलाइन 20 और पीने के पानी की टंकी 200 लीटर की मुफ्त लगाई। इस सरकार ने डीपी कौशिक साहब, गर्ग साहब का साफ तौर पर कहना है कि आपने बीते 8 साल के अंदर एक भी यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं करा, आपने कोई काम जो है धरातल पर नहीं करा। जो काम कांग्रेस पार्टी छोड़कर गई थी उसी काम को आप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं सर, क्या जवाब है? देखिए प्रदेश की सरकार है ना, जितने गर्ग साहब जवाब तो सुन लीजिए कौशिक साहब का। थर्मो प्लांट लगाए हमने लगाए। जो गर्ग साहब सुन लीजिए। अरे गर्ग साहब कौशिक साहब का जवाब सुन लीजिए। आपके जो मुद्दे थे, जो सवाल थे, वो मैंने उन तक रख दिए। यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी रख दिया है, पाइपलाइन का मुद्दा भी रख दिया, सड़क का मुद्दा भी रख दिया है। काम किए थे या नीलों ने जो काम किए थे उसके ऊपर अपना ठप्पा लगाकर अपना उसके ऊपर ये दिखाती भी हमने किया और कुछ नहीं। चलिए गर्ग साहब, सरकार की कौशिक जी जवाब दीजिए। वो बंद करने का काम किया इन्होंने। एक काम तो बढ़िया किया, करा दो यार, कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, सुनने को तैयार है। अगर किसी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी कर लो। गर्ग साहब एक एक करके कर लेते हैं, बात जो है वो पूरी होती चली जाएगी। गर्ग साहब आपके जो बुनियादी मुद्दे थे वो मैंने कौशिक साहब के पास रखे। यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी मैं लेकर गया, सड़क का मुद्दा भी लेकर गया, पाइपलाइन का मुद्दा भी लेके गया। जो बातें आप रख रहे हैं वो तमाम चीजें कौशिक जी के पास लेके गए। जवाब तो सुन लीजिए सर। मैं अब देखिए गर्ग साहब, जो यूनिवर्सिटी की घोषणा है जो आप करके गए थे, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, कोरोना बोल गए थे हम पेंशन इतनी कर देंगे, इतनी यूनिवर्सिटियां खोल देंगे। एक यूनिवर्सिटी पर उन्होंने काम नहीं किया। हमारी सरकार, पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, द्वेष भावना से काम नहीं करती। 2004 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक सेक्टर 9 गुड़गांव में एक हॉस्पिटल खोला था। सरकार 10 साल कांग्रेस की रही, उस हॉस्पिटल में ईंट नहीं रखी माननीय हुड्डा साहब ने। हमारी सरकार ने आते ही उस हॉस्पिटल को पूरा करने का काम किया। ऐसे ही हुड्डा साहब यूनिवर्सिटी में घोषणाएं करके थे, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, चाहे पानीपत यूनिवर्सिटी को, इस तरह यूनिवर्सिटी की जो घोषणाएं करके गए थे, उन यूनिवर्सिटियों पे एक ईंट लगाने का काम उस सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने आते ही वो यूनिवर्सिटी बनाने का काम सुचारू चालू करने का काम किया। 20 किलोमीटर पे कॉलेज, हर 20 किलोमीटर पे कॉलेज को कानून बना के खोलने का, लड़कियों के लिए काम खोलने का, कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार ने किया। ये शायद गर्ग साहब को नहीं पता, क्योंकि गर्ग साहब की सरकार जो है ना, पूर्ववर्ती सरकार, वो अब देखिए मुद्दे धरातल पर होती नहीं। अभी भी आज भर उनको एसी में घर में बैठने की आदत पड़ी हुई है। हुड्डा साहब कब रोड पर दिखाई दिए? गर्ग साहब कब रोड पर दिखाई दिए? बताइए मुझे एक बार। कोरोना के दौरान हो, चाहे अब ये स्थिति कहते हैं रोड पे पानी भरा हुआ, कब गर्ग साहब ने रोड पे पानी निकाला? मुझे बताइए। ये सब चीजें विपक्ष अपना वो घुमाने के लिए करता है, जिंदा रहने के लिए इस तरह मुद्दे उठाते हैं। बाकी मैंने एक चीज कहा कि सरकार बिना द्वेष भावना के हिसाब से काम करती है, और जितने गर्ग साहब ने मुद्दे बताए ऑलरेडी इस काम पर सरकार कार्य कर चुकी है। और ये जो भविष्य की जो, लेकिन कौशिक जी, किसानों को लेकर अगर बात की जाए तो उनकी फसल जो बीमा योजना थी उसको प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। क्या ये एक बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कौशिक जी? देखिए, जो बीमा योजना की बात है, सरकार उस पर और एक अच्छी योजना सरकार किसानों के लिए लेकर आएगी। और किसानों के प्रति तो मेरी सरकार की जो वो पूरा देश जानता है कितनी चिंतित है हर किसान के लिए।
हम किसानों के दुख दर्द तकलीफ को समझते हुए एक अच्छा कानून और एक अच्छे योजना इनके सामने लेकर आएंगे, ताकि हर किसान को इस तरह की कोई दिक्कत ना आए, विपक्ष को कहने के लिए कुछ मिले ना, और वो योजनाएं हम लेकर किसानों के भाइयों के सामने आएंगे, ताकि इनको किसी तरह की बीमा फसल की योजना का इनका पूरा लाभ उठा सके। ये भविष्य में इनके लिए बहुत एक अच्छी योजना सामने आने वाली। चलिए, ओकार जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सर, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर किसानों की बात की जाए तो बीमा योजना का जो बिल था उसको जो है वो नामंजूरी मिली गई है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए विश्वविद्यालयों को लेकर कैसे देख रहे हैं? यूनिवर्सिटियां जो सरकार का तर्क है निजी और सरकारी काफी बड़े पैमाने पर हो गई हैं, इसलिए आगे इसको लेकर काम नहीं कर रहे हैं। शाहनवाज जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये मौजूदा सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। जहां तक शिक्षा के निजीकरण और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का सवाल है, ये सरकार तो खुद ही ऐसी योजनाएं लेके आ रही है इस सरकारी स्कूल और सरकारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएं और निजी तौर पर जो स्कूल चल रहे हैं वो लाभ में जाएं। आप एक छोटी सी योजना इस सरकार की देख लीजिए, जो बच्चा सरकार के मॉडल संस्कृति स्कूल में पढ़ेगा उसको 550 रुपए महीना बच्चे को स्कूल में फीस देनी पड़ेगी, और वही बच्चा अगर किसी निजी स्कूल में चला जाएगा तो सरकार उस बच्चे के लिए निजी स्कूल वाले को 1100 रुपए देगी। बताइए ये योजना क्या है? किसी की समझ आई ये योजना? कि सरकारी स्कूल बंद करना चाहते हो? और मैं बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में 51,000 से ऊपर सरकारी स्कूल पिछले साल बंद हो चुके हैं। ये सरकार धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को खत्म करने पर तुली है। और मैं दूसरी समस्याओं की अगर बात करूं, आप बिजली और पानी के बिल लगा लीजिए, पानी के बिल में 5 गुना तक इजाफा कर दिया सरकार ने, और बिजली का रेट मेरे भाई से पूछ लीजिए, क्या रेट इंडस्ट्री के लिए दे रहे हैं, क्या रेट रिहाइश के लिए दे रहे हैं। और इसको भी अगर छोड़ दिया जाए, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी टैक्स, जब इनेलो सरकार थी आपको याद होगा 100 वगैरह तक गज तक के प्लाट पर 100 वर्ग तक के मकान तक कोई टैक्स नहीं था। इस सरकार ने आते ही सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स, जो हाउस टैक्स था उसका नाम बदलकर प्रॉपर्टी टैक्स रख दिया। मतलब पहले खाली प्लाटों पर टैक्स नहीं लगता था, सिर्फ और सिर्फ मकानों पर टैक्स लगता था। अब इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स बना दिया, खाली प्लाट पर भी टैक्स लगेगा। और ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम नई योजना लेके आए हैं, लाल डोरा मुक्त करने की योजना। मैं कहता हूँ लाल डोरे वालों को लूटने की योजना है। आप लाल डोरे वालों की रजिस्ट्रियां कराओगे, उनको मलकियत दोगे, मलकियत तो उनकी पहले से ही है। अब मलकियत जब प्रॉपर्टी आईडी बन जाएगी उसको प्रॉपर्टी टैक्स भी आना शुरू हो जाएगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा शाहनवाज जी, ये ऐसी सरकार है जो मुद्दों से भटकाने का काम करती है। आज हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, क्या हम तिरंगे की इज्जत नहीं कर रहे? तिरंगा हमारी जान से भी प्यारा है। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हम उसका पूजन भी करते हैं, उसको चढ़ाते भी, और पूरे रीति रिवाज के साथ हम उसको उतार कर संभाल कर रखते भी हैं। इस सरकार ने इस बार योजना चलाई हर घर तिरंगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी योजना है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने 50,000 तिरंगा झंडे सरकार को दिए, और इन्होंने आगे 25 रुपए झंडे के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। ये कहाँ की इंसानियत है? आप एक तरफ मोदी और खट्टर के नाम का थैला जो 70 से लेकर 100 रुपए तक का है वो तो फ्री दे रहे हो, और तिरंगे की कीमत वसूल रहे हो। और दूसरा मैं कहता हूँ हर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति को घर और हर घर में एक रोजगार, ये भी योजना सरकार शुरू कर दे। ये सरकार ये काम नहीं करेगी, ये जनता को 2 वक्त की रोटी तक का मुहताज बना देगी। मेरी बात याद रखना शाहनवाज जी, आने वाले समय में ये 2 वक्त की रोटी का भी मुहताज बना देगी आम व्यक्ति को। और वो व्यक्ति सोचेगा मैंने सुबह की रोटी खा ली है, शाम की मिल जाए तो गनीमत है। चलिए बिल्कुल ये जुमलेबाजों की सरकार है। आज 2 दिन बीत चुके हैं, कल का तीसरा दिन है। ये सरकार ने कोई राहत नहीं देनी जनता को, कोई ऐसे बिल पेश नहीं करने जिससे जनता को राहत मिले। प्रॉपर्टी अगर बात की जाए तीसरे दिन को लेकर, क्योंकि जो 2 दिन बीत गए हैं उसमें काफी महत्वपूर्ण काम जो है वो तो वे नजर आए। तीसरा दिन आप कैसे देखते हैं? किन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार से जवाब करता हुआ नजर आएगा? क्या शिक्षा को लेकर, या फिर शराब, जो अवैध शराब बिक रही है उसको लेकर, सड़कों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? आखिर तीसरे दिन की जो तैयारी है विपक्ष की वो कैसी है गर्ग साहब? मिर्जा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, विपक्ष ने आवाज भी उठाई थी, हुड्डा साहब ने भी कहा था 3 दिन का जो विधानसभा सत्र है बहुत थोड़ा समय।
और प्रदेश के अंदर समस्याएं बहुत ज्यादा है। इसके लिए कम से कम 7 दिन होने चाहिए ताकि हम प्रदेश के हर मुद्दे को टच करके उस समस्या का समाधान करवा सके। उन्होंने ये बात रखी थी। मगर सरकार ने इसके ऊपर एग्री नहीं किया। नहीं, बहुत है, बहुत है, बहुत है। जबकि पहले दिन भी जो लाइन ऑर्डर की बात थी उस टाइम भी चर्चा हुई, कल भी हुई। तो मैं कहने का मतलब ये है, सरकार चाहती है कि छोटा समय हो और जल्दी ये निपटारा हो ताकि हम कोई समस्या का समाधान ना कर सके, ना कोई विपक्ष बोल सके। आज आपके सामने आज हरियाणा के अंदर समस्या मुंह लेके खड़ी है। चाहे मतलब विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, खनन का मामला हो, चाहे घोटाले का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला। आपके सामने है आज प्रदेश का व्यापारी व आम जनता, मेरी माताएं बहनें बह के साए में जी रही। कोई ऐसा दिन खाली बता दे। 3 दिन पहले का मैं वाक्य बताता हूँ। आस्ती के अंदर किस प्रकार अपराधियों ने नंगा नाच किया, 2 मर्डर हुए, डबल मर्डर कांड वहां आस्ती के अंदर हुआ। घर के अंदर घुसकर माता और बहू को मार दिया गया, आपके सामने है। उससे पहले एक मर्डर दिन दहाड़े घर से बाहर दिन में निकाल कर लाठियों से मार मार कर हत्या कर दी गई। तीसरे दिन फिर गोली चला दी गई। ये तो आपके सामने 3 दिन लगातार अपराधियों द्वारा लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। कहते पुलिस काम कर रही है। अरे जिसका घर में आदमी चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई, उनकी छाती पे पूछो वो क्या बीतता है। आप कार्रवाई कर, कागज कार्रवाई करने पहुंच जाते, बाद में कागज कार्रवाई करी तो आपने पहले अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाए, ये बताना चाहिए। इसी प्रकार यह कांड हिसार में, सफीदों में, जींद में, रोहतक में, सोनीपत में, पुलवामा में, पलवल में, पानीपत में, मैं आंकड़े दे रहा हूँ सस्ता के अंदर, और बाई नेम आंकड़े दे सकता हूँ मेरे एक एक आंकड़े, क्योंकि जहां वारदात होती है मेरी टीम वहां जाती है, मैं भी वहां कोशिश करता हूँ पहुंचने की। मगर इतने मर्डर हुए, इतने लूटपाट, इतनी फरोतियां लगातार हो रही है, सरकार क्या कर रही है? कहते जी हमने तो लेकिन साथ ही साथ उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अगर कानून व्यवस्था का डर लोगों के अंदर नहीं होगा तो उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो पाएंगी। कम करोगे आप, एक मिलूंगा जहां अगर लाइन ऑर्डर की स्थिति इस प्रदेश के अंदर खराब होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि पड़ोसी राज्य का उद्योगपति, हरियाणा का उद्योगपति हरियाणा में उद्योग नहीं लगाएगा। आज कितने उद्योग हरियाणा में बंद हो चुके, कितने उद्योगपति हरियाणा से डीपी कौशिक जी जवाब दीजिए। गर्ग साहब सीधे तौर पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था है दरअसल हरियाणा की वो बहुत ज्यादा चरमराती हुई नजर आ रही है, और इससे जो व्यापारी है, जो इन्वेस्टर है, वो हरियाणा का रुख करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे आने वाले दिनों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था और जो इकोनॉमी है उसको भी एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। कौशिक जी, इसका परिवार भूखा मरता है। गर्ग साहब के पास में बिल्कुल गलत आंकड़े हैं। गर्ग जी कौशिक जी को सुन लीजिए, आपका जो सवाल था वो उनका पहुंच गया है। हम युवाओं को रोजगार देंगे। अरे तुम उद्योग छोड़ दोगे जब तो रोजगार दोगे। पुराने जो उद्योग बंद हुए हैं, जो पलायन करके हैं, आप ये बताओ जो लाखों लोग बेरोजगार हुए। एक बात मिर्जा जी, मैं गर्ग साहब से गर्ग जी कौशिक जी को अपना जवाब दे लेने दीजिए। कानून व्यवस्था का सवाल उनसे पूछा गया है कि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा तो जो इन्वेस्टर है वो आखिर हरियाणा में कैसे आएंगे और कैसे इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। गर्ग जी मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? कौशिक जी आप जवाब दीजिए एक एक करके। गर्ग जी एक एक करके, कौशिक जी जवाब दीजिए। गर्ग साहब, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, माननीय गृह मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस बात को दोहराया है। कानून व्यवस्था पर सरकार बिल्कुल चिंतित है, और मुझे लगता है कि आपके टाइम से ज्यादा चिंतित है, क्योंकि हम लोगों ने कानून व्यवस्था पे काम किया है। दूसरी जो आप कह रहे हैं कि उद्योग पलायन कर रहे हैं, मुझे एक हरियाणा का एक उद्योग जो पलायन किया हो अभी इस सरकार के दौरान वो मुझे बता दीजिए। आपको शायद नहीं पता होगा, सोनीपत, झज्जर, जहाँ IMT नए डेवलपमेंट किए गए हैं उनमें कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप ये कभी गर्ग साहब तो मुझे लगता है गुड़गांव आते रहते हो, मेरे मित्र अब की बार आएंगे तो चाय पिलाएंगे आपको जरूर। आप गुड़गांव आपके हिसार से चलना, झज्जर रोड पे आके देखना कितनी इंडस्ट्री बड़ी बसी है, वो कितना इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर आया है, शायद गर्ग साहब को आइडिया भी नहीं है। एक भी ऐसा उद्योग नहीं प्लान कर रहा है। और जो बात करें कि इन्वेस्टमेंट, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिस जो पूरे देश के अंदर
मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट के मामले में आता है कि जो औद्योगिक जितना बड़ा है हरियाणा के अंदर है, वहाँ जितना आपको सेफ महसूस करता है हमारे उद्योग के जो मालिक हैं, वो मुझे लगता है हर तरह से सेव होने के नाते हरियाणा के अंदर ही उद्योग सबसे लगने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और अच्छी जो योजनाएं, फैसिलिटी डेवलपमेंट, रोड स्ट्रक्चर जो सरकार द्वारा दिया गया है, वो शायद मुझे लगता नहीं हरियाणा के अलावा किसी और प्रदेश के अंदर दिया गया हो। कोई व्यापारी चिंतित नहीं है, मुझे लगता नहीं इनके टाइम में। देखिए हुड्डा साहब थे और चोटला साहब थे, होंडा कांड में पैसे ले जाते थे फैसला कराने के, कांड कराते थे फिर पैसे ले जाते थे, यही हुड्डा साहब ने काम किया। इन दोनों सरकारों को अगर आप उठा के देखेंगे, जितना क्राइम इन सरकारों के दौरान था, चाहे वो उद्योग के मामले हो चाहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, वो तो बेहतर, वो तो आपके आंकड़े होंगे। लेकिन कौशिक जी, जो क्राइम का ग्राफ अगर उनके मामले में ज्यादा था तो ये कह के बचा नहीं जा सकता कि हमारे में कम है। जनता इसीलिए चुनती है कि जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर है वो हालात जो है वो बदस्तूर सही रहे। कौशिक जी, बेहतर हम लोग बहुत बेहतर है और काम कर रहे हैं उस पर। हाँ। माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने खुद जवाब दिया है कि ये जो चीज है हम इससे चिंतित हैं, जो हुआ है घटनाएं हो रही है, इससे हम डिनाई नहीं करते, हम सच्चाई का भी सामना करते हैं। हाँ। पर हमारी सरकार इस पे काम करेगी और अच्छे तरीके से काम करके एक एक आपराधिक जो स्थिति का आदमी है उसको जेल में डालने का काम करेगी और क्राइम मुक्त हरियाणा जिसे कहते हैं वो सरकार देने का काम करेगी। ओकार जी, एक मेरा सवाल ये रहेगा, क्या विपक्ष होने के नाते ये जरूरी है कि जो भी अगर सरकार की उपलब्धि है उसको भी नजरअंदाज किया जाए? क्या आपको लगता है कि हाँ, धरातल के ऊपर कानून व्यवस्था हरियाणा में बहुत ज्यादा चरमराती हुई नजर आ रही है और जो ये मानसून सत्र चल रहा है इसमें इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए और इन्वेस्टर आखिर हरियाणा में और बड़े पैमाने पर कैसे आए, इसको लेकर भी सदन में चर्चा होनी चाहिए? ओकार जी। शाहनवाज जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सरकार की हर एक बात की बुराई नहीं की जाती। हाँ। जो कदम सरकार के अच्छे होंगे हम उनकी अच्छाई करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ। लेकिन अच्छे कार्य करे तो इनको जब कोई गंदा कार्य करते हैं, इनको सामने इनके तथ्य लेके आते हैं तो ये भूतकाल में चले जाते हैं। और जहां तक आपने बोला कि इस सत्र के दौरान अच्छे कार्य की तारीफ होनी भी जरूरी है, लेकिन इस सरकार कुछ करके तो दिखाए। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबके सामने है। ये मेरे भाई अभी कहते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में हरियाणा दूसरे स्थान पर है, तो मैं अपने भाई को बता दूं एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार हत्याओं के मामले में हरियाणा नंबर 1 के ऊपर है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, यहाँ हर रोज 3 हत्याएं हो रही हैं, हर रोज 3 रेप हो रहे हैं, 6 अपहरण हो रहे हैं और हर 3 दिन के बाद एक गैंग रेप हो रहा है। ये क्या अच्छी व्यवस्था है? और जब तक प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक ना तो निवेश आएगा और ना ही जो निवेश या ना ही जो व्यापारी काम कर रहे हैं वो संतुष्ट होंगे। अगर विकास और प्रगति के पथ पर प्रदेश को लेकर जाना है तो सबसे पहले तो शांति व्यवस्था होनी जरूरी है और इसके ऊपर अच्छे तरीके से बहस होनी जरूरी है। सिर्फ ये कहना कि पूर्व की सरकारों में ये होता था, ये अपनी जिम्मेवारी से नहीं बांट सकते। और मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं, अगर आप इनेलो की सरकार की बात करते हो तो उस सरकार के आप भी हिस्सेदार थे, आप उसमें शामिल थे। आपको अगर उस सरकार में बुराई थी, आपने उस वक्त साथ क्यों नहीं छोड़ा? क्या आप मलाई चाट हो? और ये स्थिति आप अब भी आपकी है। 2019 में हरियाणा की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का ऑर्डर दिया था, 40 सीटें दी थी आपको, और अभी आप कह रहे हो 2024 में भी आप आओगे। आपकी स्थिति वो है, गांव में तो आपको घुसने नहीं दिया जा रहा था। और जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने तो यहां तक कह दिया था अगर हमें गांव में जाना तो लोहे के अंडरवियर बनाने पड़ेंगे। आज भी स्थिति यही है। आप ये सोचो ना, किसान भूल गए हैं 750। चलिए, ये तो जब विधानसभा का चुनाव होगा तब देखा जाएगा कि आगे जो जनता है वो किसको चुनती है और किसको वोट करती हुई नजर आती है। ओकार जी, गर्ग से आप अपनी बात पूरी करिएगा और मेरा ये सवाल ले लीजिएगा, कानून व्यवस्था को लेकर के आपको लग रहा है कि वाकई में हरियाणा की स्थिति जो है वो अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा बेकार होती हुई नजर आ रही है या सिर्फ राजनीतिक विपक्ष होने के नाते जो है वो विरोध करना दर्ज करवाया जा रहा है? गर्ग जी, देखिए मिर्जा जी, हम देश प्रदेश के सच्चे सिपाही हैं और नागरिक हैं। राजनीति करनी पड़ती है मगर लाइन ऑर्डर के ऊपर, जनता के भविष्य के ऊपर कभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज आप देखोगे हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, यहाँ तक कि लाइन ऑर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब अगर देश में कहीं है हरियाणा में। आंकड़े के हिसाब से बोल रहा हूँ,
हमारा ये नहीं कि मैंने आलोचना करनी जरूरी है, मगर मेरी सरकार से इतनी ही अपील है, अगर आप प्रदेश के अंदर बेरोजगारी खत्म नहीं करोगे तो कानून की व्यवस्था की स्थिति और ज्यादा खराब है। सरकार को सबसे पहले चाहिए हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा दे, उसके लिए उचित तो डीपी कौशिक साहब तो कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर व्यापार बड़े पैमाने पर आता हुआ नजर आ रहा है। नहीं आ रहा। हाँ, आना चाहिए। मैं कैसे समझा रहा हूं कि मैं इस लाइन से 40 साल से जुड़ा हुआ हूं और मैं व्यापार मंडल का 33 साल से प्रदेशाध्यक्ष भी हूं। मैं बताना चाहता हूं समस्या क्या है। समस्या क्या है, ना तो यहाँ पर हरियाणा सरकार उद्योगपतियों को छूट दे रही है, ना सस्ती जमीन दे रही है, ना सस्ती बिजली दे रही है। कोई भी काम, कोई भी एनओसी लेनी होती है बगैर सेवा शुल्क दिए किसी भी विभाग के अंदर, कोई रिश्वत दिए बिना काम नहीं होते। सरकार कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची पे काम होता है। मैं कहता हूं बिना पैसे दिए एक भी महकमा गिना दो, मैं नाम दे रहा हूं, आबकारी विभाग, तहसील, प्रदूषण विभाग, बिजली विभाग, मैं सबके नाम दे रहा हूं, मार्केट कमेटी, कोई भी ऐसा महकमा बता दो बगैर पैसे दिए, बगैर सेवा शुल्क दिए काम होता हो, मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। मेरे साथी कौशिक जी बैठे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि आप हमें एफिडेविट दे दो, मैं लिख के दे सकता हूं कि मार्केट कमेटी अधिकारी जब किसान का अनाज मंडी में आता है पर बोरी पैसे आड़तियों से लेते हैं एंट्री के नाम पर। ऐसी स्थिति तो मार्केटिंग बोर्ड की है। बिना सेवा शुल्क लिए किसी महकमे काम नहीं होते। सरकार को चाहिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सस्ती जमीनें उपलब्ध कराए, बिजली के बिलों में सब्सिडी दे ताकि नए उद्योग बढ़े। मैं आपको नहीं मिल जाई बात आता हूँ, हरियाणा के अंदर ग्राम स्तर पर इतने भारी भरकम उद्योग थे जहां पे हैंडलूम का सामान, औकार जी को पता है, हैंडलूम का सामान, नमकीन का सामान, बेकरी का सामान, साबुन, तेल, पंखे, कूलर, दरी, सब पापड़ी, मतलब हर सामान गांवों में बनता था। मेरी यहाँ तक कि साबुन, तेल, सर्फ तक बनता था। मेरी माताएं, बहनें, युवाओं को, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। उसको बोलते थे कुटीर उद्योग। मगर इस सरकार की गलत नीतियों से मैं दावे के साथ कहता हूँ 90%। चलिए गर्ग साहब, फिर वक्त जो है वो कम बचेगा। कौशिक जी इसका जवाब दीजिए। गर्ग जी साफ तौर पर कह रहे हैं जो इन्वेस्टर थे वो जाते हुए नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था के डर की वजह से जो इन्वेस्ट हरियाणा में होना चाहिए था वो बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ गर्ग जी, रोजगार देने के लिए गर्ग जी, कौशिक जी, हाँ गर्ग जी चलिए कौशिक जी जवाब दीजिए। मैं कहता हूं मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई गर्ग साहब 30 साल जरूर रहे और मेरे पार्टी में भी रहे, ऐसी बात नहीं है, चेयरमैन भी रहे, पर आंकड़े शायद इनके पास गलत है। हरियाणा के अंदर चाहे स्टार्टअप का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री उसका योजना का रोजगार योजना का मामला हो, चाहे अपनी महिलाओं के रोजगार की बात हो, हरियाणा के अंदर इतना अभी महिलाएं अपने आप में काम करने में उत्साहित हो रही हैं और इतने डेवलपमेंट, इतना जो नई इंडस्ट्री की बात की मैंने आपको पहले ही बताया कितने इंडस्ट्रियल एरिया है जो हमारे IMT में है जहाँ पे कितनी नई कंपनियां आ रही हैं। स्वरोजगार की बात हो, कितना मतलब सरकार ने कितनी योजनाएं लेकर आई है जो हरियाणा के अंदर के हर आदमी को उसका फायदा मिल रहा है। और लोग जहाँ पहले नौकरियां मांगते हैं आज नौकरियां देने का सरकार जो लोग काम कर रहे हैं वो भी गर्ग साहब को पता होगा शायद। इनके एरिया में भी कितने लोग अपना स्वरोजगार काम करके प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन लेके या जो सुविधाएं सरकार ने जो जितनी योजनाएं बनाई हैं वो उनका फायदा उठाते हुए काम कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं हरियाणा के चलिए हाँ बिल्कुल संचय में डीपी कौशिक जी वक्त की कमी है, चीजें एक भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता तो हरियाणा अब आपको देखने मिलता। हरियाणा के डीपी कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया। औकार जी एक फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूं जी, आप अपनी बात पूरी करिए। फाइनल कमेंट संचय में नहीं बनती हमारी। अभी भी आप छोटे इलेक्शन देखिए, अपन नगरीय परिषद चुनाव हो, हर गांव तक हम लोग पूछे और अभी आने वाले टाइम में बताने वाले छोटे इलेक्शन हम देख लेंगे, सरकार के विपक्ष वाले देख लेंगे इनकी स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं। चलिए औकार सिंह जी हमारे साथ तो जुड़े, प्रवक्ता इनेलो बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े, डीपी कौशिक जी हमारे साथ जुड़े। सर आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी बातों को रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदन के 2 दिन की कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है और कल सदन का तीसरा दिन यानी कि आखिरी दिन होगा और उसको लेकर क्या कुछ मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठते हुए नजर आएंगे और सरकार किस तरह से जवाब देगी इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।